सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश। सो फाइनली आप सभी के सामने आ चुका है लक्ष्मीकांत सीरीज, द मोस्ट अवेटेड सीरीज टिल नाउ, जिसमें हम पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत की किताब को कवर अप करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहां से हम अपना कंटेंट को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और जो इस पर्टिकुलर सीरीज से रिलेटेड मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आखिरकार में ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया सर, लक्ष्मीकांत के लिटरेचर को ना कट डाउन कर दिया है। बहुत बल्कि किताब है, बहुत छोटा कर दिया हमने। छोटा इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट एरिया उसी को कवर अप करेंगे, जो बहुत पुराने एक्ट्स है, बहुत पुरानी बॉडीज है, लॉ है, जहां से क्वेश्चन नहीं आता, कट डाउन करेंगे। ऑल्सो बहुत ज्यादा लिटरेचर लिखा हुआ है एक एक्ट को समझाने के लिए, हम उसको कट डाउन करके कट टू कट बात एग्जांपल के साथ करेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑथेंटिक। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस कंटेंट को हमने तैयार इस तरीके से किया है कि पॉलिटी का जो थीम है, जहां पे पॉलिटी बार बार हिट करता है, जिन एरियाज पे बार बार हिट करता है, अभी देखो 2025 का प्रीलिम्स हुआ था, वही थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, उन्हीं एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट पूछेगा तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन से पूछता है, इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से बार बार क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट में अगर स्पीकर पूछता है तो स्पीकर के इलेक्शन पे बार बार क्वेश्चन आता है। तो ऐसे कुछ जो थीम्स है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर के थीम्स है, उनको हम स्पेशली हाईलाइट करके पढ़ेंगे। मतलब पूरा का पूरा हमारा जो प्रिपरेशन है किसके अराउंड है, दिस इज अराउंड द पीवाईक्यू सेंट्रिक हमारा प्रिपरेशन है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलेंगे, ठीक है। आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि ये सीरीज अभी से लेके 2-2.5 महीने तक चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पूरी लक्ष्मीकांत कवर अप करनी है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 25 डेज चैलेंज, 25 सेशन में हम पूरी लक्ष्मीकांत कवर अप करेंगे। हर सेशन आपका 1.5 घंटे के आसपास में जाएगा, राइट। दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू पुट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी सेशन को देखो तो एक व्हाइट शीट और एक पेन लेकर के बैठो। अल्टीमेटली आपको मैं कंटेंट तो दिला दूंगा, मतलब ये नोट्स आपको मिल जाएगा, बट मैं व्हाइट शीट इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खुद से कुछ कुछ लिखते रहोगे तो उससे थोड़ा सा आप एक्टिवली सेशंस में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको याद होते रहती हैं चीजें, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो करके, लेट करके, खाना खाते हुए देखने से फोन में सेशंस बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं होता है वो। सो दैट इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस आई जस्ट वांट। माय कमिटमेंट दैट आई एम पुटिंग आउट हियर इज दैट कि इस पर्टिकुलर सेशन के बाद में यूपीएससी वर्टिकल के जो भी एग्जाम्स है, पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे, दिस इज फॉर श्योर। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा इस किताब पे कॉन्फिडेंट है। इस किताब पे कॉन्फिडेंस और मेरी टीचिंग पैटर्न पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना तो डिलीवर कर दूंगा। आई जस्ट नीड कंसिस्टेंसी एंड प्योर हार्ड वर्क, दैट आई विल डू, एंड ऑल्सो आई वांट यू गाइस टू डू इट, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन to the number of questions that UPSC Civil Services has every year from Indian polity. You can see 13 क्वेश्चन से लेकर के ये कभी बढ़ते बढ़ते 22 तक भी चला गया है। अभी 18 क्वेश्चन पूछ दिए गए 2024 में, 25 में भी 14-15 क्वेश्चन करीबन आए। अगर मैं एक एवरेज लेके जाऊं तो 16 से 18 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से देखने को मिलता है यूपीएससी में। और 16 से 18 क्वेश्चन में ना ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं एक रफ नंबर लेकर के चलूं तो 12 क्वेश्चन सही होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। मतलब अगर आपने ठीक ठाक प्रिपेयर किया, लक्ष्मीकांत ठीक से किया, तो 12 से 13 क्वेश्चन तो करके आओगे, विच इज डिसेंट। अब आप ये देखो कि सर 3 से 4 क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत से नहीं थे, कहीं से भी नहीं थे, तो सारे सब्जेक्ट्स में होगा। एंड लेट मी टेल यू, बाकी सब्जेक्ट्स में वो नंबर और ज्यादा होंगे। फिर भी पॉलिटी में थोड़े वो नंबर कम है, लेकिन आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे ना तो उसमें नंबर और ज्यादा होगा। मतलब सैचुरेशन लेवल पॉलिटी में कम है, राइट, यहाँ पे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा हम बेसिकली इसी फ्रीक्वेंसी में कवर अप करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले मेरे मन में आ रहा था कि मैं प्रियम्बल से स्टार्ट करूं, फिर मेरी टीम ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं सर, जब हम शुभ आरंभ कर रहे हैं तो एकदम शुरुआत से करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का मेल है। ये क्या है तो सर, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये दो चीज जब मिलती है ना तो जाकर के चैप्टर बनता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना आप क्या सीख रहे हो, किस तरीके से पॉलिटी डेवलप हुई है। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट के पहले रेगुलेटिंग एक्ट, राइट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स आए कहीं ना कहीं आपके इंडियन पॉलिटी को डेवलप किया है इसने। आज जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो, जो पॉलिटी देख रहे हो, कहीं ना कहीं इसको डेवलप होने में पिछले 150 से 200 साल लगे, विद डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट पर्सनालिटी। और मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो आपका एग्जामिनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बार बार क्वेश्चन पूछता है। 35 से पूछने का रीजन है कि 35 को आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था ना, प्रिसाइजली इन्हीं प्रोविजंस के बेसिस पे आपका नया संविधान बना है। मतलब ये पुराने संविधान के, मतलब 1935 एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कंटेन करता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज देयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, कौन से एक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने सारा पीवाई को इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज अल्टीमेटली हमें चैप्टर पढ़ना है, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, राइट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस तरीके से डिफरेंट है इसका मॉडल, ठीक है। उसके ऊपर में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
2021 का क्वेश्चन है। और आगे चलेंगे हम, देखो इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर में। फेडरलिज्म तो एक बहुत ही प्राइम टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स इज कॉल्ड फेडरलिज्म, राइट। इंडियन फेडरलिज्म की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यही आपको फेडरलिज्म कहीं ना कहीं फेडरल लिस्ट के रूप में दिखाई देता है 7 शेड्यूल के अंदर में। तो जितने शेड्यूल है, जितने पार्ट्स है, सब कुछ कवर करेंगे, आराम से करेंगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट, गिव मी फ्यू मंथ्स एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट इज ऑल। ऑलराइट, अगर हम आज का जो चैप्टर स्टार्ट करें ना, तो आपको दिखाई देगा प्रीसाइजली कि आखिरकार में आज जो हमारे पास में पॉलिटी डेवलप होकर के आई है, कहीं ना कहीं इसका रूट आपको दिखाई देता है जो अंग्रेज इंडिया आते हैं। मतलब याद करो 1600 के आसपास में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, फिर वो इंडिया में आती है, यहाँ पे फाइट्स बैटल्स लड़ती है, अपने आप को स्टैब्लिश करती है। बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी के बाद पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में आती है, फिर लॉ बनने स्टार्ट होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर आपको 1813 से चार्टर एक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि सर इसके पहले तो राजा महाराजा का शासन चलता था। ये तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने आकर के यहाँ के सिस्टम को पूरा चेंज किया, हमारे देश को पूरी तरीके से जीत करके कहीं ना कहीं गुलाम बनाया है, और अपने हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम को इवॉल्व किया हुआ है। तो इवोल्यूशन में बहुत सारे एक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको मैं प्रिसाइजली बताऊं, देखो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से दीवानी राइट्स मिला है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट फिर चलते 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 1935 तक अगर हम पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अल्टीमेटली अपने यूपीएससी सिलेबस को कवर अप कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या बोलते हैं इसको? डायरकी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे यहाँ पे हर एक्ट के सामने जो आपको एक कैची टैगलाइन दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टैगलाइन है। मतलब मैक्सिमम टाइम आपके यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम वर्टिकल के आंसर यहीं से निकल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन सा एक्ट था जिसमें डायरकी को हटा दिया गया, डायरकी को चेंज कर दिया गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, डायरकी और डुअल फेलियर। तो इस टाइप के ना टैग से आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो एक बार इनको एक बार अच्छे से देख लेना, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ वी गो अहेड, अगर हम इसके आगे चले, हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो बिफोर आई टॉक अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब स्टार्ट होता है। तो सर दिस रूल स्टार्ट अराउंड 1600, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं एज अ ट्रेडर्स, व्यापारी थे ना, और तो कुछ नहीं कर रहे थे। इन्होंने एक कंपनी बनाया था, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। व्यापार करने के बाद पॉलिटिकल पावर में कैसे आ गए? क्योंकि सर ये स्टार्टिंग में तो व्यापार करने आए थे, लेकिन इनको रियलाइज हुआ जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगा उसका बिजनेस बड़ा होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया? पॉलिटिकल पावर को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वीन एलिजाबेथ वन ने सबसे पहली बार इनको एक चार्टर दिया कि आप ईस्ट की तरफ में जाइए और वहां जाकर के ट्रेड करिए, यू हैव द कंप्लीट अथॉरिटी। अब चार्टर देने का मतलब ये है कि इंग्लैंड में एक कंपनी के लोगों के पास ही सिर्फ अधिकार है कि वो ईस्ट में आके ट्रेड करे। मतलब इंग्लैंड में जो बाकी व्यापारी हैं वो ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको चार्टर नहीं मिला। चार्टर एक कंपनी को मिला है, उसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी इंडिया आती है। अच्छा, 1765 के आसपास में क्या होता है? कंपनी ने इंडिया में आकर के दीवानी राइट्स एक्वायर कर लिए थे। अब दो चीज समझो, एक होता है दीवानी राइट्स, एक होता है फौजदारी। दीवानी का मतलब होता है सर आपके पास रेवेन्यू राइट्स है, मतलब आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आकर आप रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं, यू हैव दिस रेवेन्यू राइट, दिस इज कॉल्ड दीवानी। और हर इंसान, हर राजा, उसके पास दीवानी राइट्स होती हैं। दीवानी राइट्स होने का रीजन क्या है? तो सर दीवानी राइट्स होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आपके पास में दीवानी राइट होगा तभी तो आपके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा। अगर सपोज करो मैं राजा हूं, मुझे सैनिकों को सैलरी देनी है, तो जब तक मुझे रेवेन्यू नहीं मिलेगा मैं सैलरी कहां से दूंगा? सो दीवानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दीवानी कहीं ना कहीं सिर्फ राजा के पास नहीं होता, राजा जिसको चाहे उसको दीवानी राइट मिल सकता है। मैं राजा हूं, मैं कह रहा हूं कि अच्छा आप एक काम करो, आप जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करो, आप इस एरिया का रेवेन्यू आप देखो, आपको मैंने इस एरिया का दीवानी राइट दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को मिलता है 1765 में। क्यों मिलता है? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इसके पहले। अब उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बस हमें रेफरेंस देख के चलना है, ठीक है। कौन कौन से एरिया का दीवानी राइट मिलता है? तो सर बंगाल का मिल जाता है, बिहार का मिल जाता है, उड़ीसा का मिल जाता है। और जैसे ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े एरिया का दीवानी राइट मिल गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इनके पास में एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। नाउ ब्रिटिशर्स आर कैपेबल इनफ ऑफ वेजिंग एनी वॉर अगेंस्ट द इंडियंस। इंडियंस के अगेंस्ट में वॉर करने के लिए ब्रिटिशर्स कैपेबल कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटिटी टू टेरिटोरियल पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसको कोट करेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर कि जैसे ही दीवानी राइट मिला, जैसे मेरे को रेवेन्यू राइट मिला, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं हूं, अब मैं क्या हो गया? टेरिटोरियल पावर, जमीन पे मेरा पावर हो गया, मैं एक राजा की तरह हो गया हूं।
मैं जिससे चाहूं दीवानी राइट्स के बदले, मतलब दीवानी राइट्स के कारण किसी से भी रेवेन्यू ले सकता हूं। सो कैन अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अब वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, उसके साथ क्या हो रहा है उसके साथ सर, उसके साथ वो एक टेरिटोरियल पावर भी बनते जा रही है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सर क्योंकि प्रीसाइजली इस टाइम पे आते आते हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोकल रूलर्स को हराना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। एनीवेज, इसके बाद से कहानी लंबे समय तक जाते रहती है। इसका क्लाइमेक्स पता है कब पहुंचता है? 1857 के रिवोल्ट में। एक बहुत तगड़ी क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। और ये क्रांति एक ऐसी क्रांति थी ना जिसने ब्रिटिशर्स को ये समझा दिया था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स से खुश नहीं है। तो इंडियंस ने अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग लेवल पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। और जैसे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू किया, ऑन अ पैरेलल नोट, लिसन दिस केयरफुली, ब्रिटिशर्स ने भी जमींदार और इंडियंस के अलग अलग कम्युनिटीज का फायदा लेकर के, इस्तेमाल लेकर के उन रिवोल्ट्स को क्रश करना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास एडवांस वेपन था, उनके पास में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी कि इंडियंस को कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो उनके लिए काफी इजी था इंडियंस को सप्रेस करना। और ब्रिटिशर्स ने वही किया। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद उस क्रांति में ब्रिटिशर्स ने पूर्ण रूप से इंडियंस को सप्रेस कर दिया। इस क्रांति को पहले कहते थे सेपॉय म्यूटिनी, मतलब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसको पहला नाम दिया गया कि जो ब्रिटिशर्स के सैनिक है ना, उन सैनिकों ने विद्रोह किया है, और कुछ भी नहीं है। ब्रिटिशर्स ये नहीं बताना चाहते थे कि इंडियंस हमसे नाखुश है, इंडियंस नहीं चाहते कि हम रूल करें। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हमारे ही कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने हमारे अगेंस्ट विद्रोह किया है। तो इनिशियली इसको बोला गया सेपॉय म्यूटिनी, लेकिन बाद में राइट वीडी सावरकर जैसे जो राइटर्स थे उन्होंने कहा है कि नहीं सर, ये सेपॉय म्यूटिनी नहीं था, ये हमारी आजादी की सबसे पहली लड़ाई थी। दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट चलता है इंडियन हिस्टोरियंस और वेस्टर्न हिस्टोरियंस के बीच में, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। एनीवेज, तो आपको देखने को मिलेगा प्रीसाइजली 1857 की क्रांति को जीतने के बाद में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर कह सकते हो गुड गवर्नेंस एक्ट 1858। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। और इस 1858 के एक्ट के बाद में, राइट, कौन से एक्ट के बाद में सर? 1858 के एक्ट के बाद में स्पेशली 1947 तक, ये जो पूरा 90 साल था, इस पूरे 90 साल में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत अच्छे से रूल किया। बहुत अच्छे से मतलब ये कि पैन इंडिया रूल किया है, जहां तक जिसको चाहा उसको अपने हिसाब से रेगुलेट किया है, स्पेशली 1858 के बाद में जब उन्होंने इंडिया के रिवोल्ट को क्रश कर दिया। तो आपको दिख रहा है हिस्ट्री को दो पार्ट में देखना है, पॉलिटी को दो पार्ट में देखना है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, राइट, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं कि एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स टू 1857, ये पार्ट 1 है, और 1857 टू 1947 ये आपका पार्ट 2 है। ऐसे आपको दो अलग अलग पार्ट्स में चीजें दिखते हुए नजर आएंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन आगे देखो। अब हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है सबसे पहले लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सारी टॉपिक्स को समझा चुका हूं कि कंपनी का रूल था 1773 से 1858 के बीच में। मतलब कंपनी मतलब कौन सी कंपनी सर? ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसा है इस टाइम पीरियड में? मतलब ब्रिटिशर्स व्यापार कर रहे हैं, तो एक व्यापारिक कंपनी के नाम पे ब्रिटिशर्स ने 1773 से 1858 तक इंडिया को रूल किया हुआ है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पावर नहीं है यहाँ पे। कौन सी पावर इनके पास में? इकोनॉमिक पावर है। लेकिन 1858 यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ब्रिटिशर्स ने देश के सारे जितने भी रिविलियंस थे क्रश कर दिया, जितने भी यहाँ के लीडर्स थे खत्म कर दिया, तो वहां से सीधा महारानी का शासन शुरू हो जाता है भारत में 1858 से। यानी कि 1858 से 1947 90 साल इंग्लैंड हम पे रूल करता है, महारानी वहां की हम पे रूल करती है। लेकिन इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रहा होता है। क्या मेजर चेंज होता है सर? 1857 की क्रांति, जिसको ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया। क्रश करते ही महारानी का शासन शुरू हो जाता है। आई थिंक आप सभी को एक अच्छा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बच्चे फैक्चुअली फंसते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो बट उसको लाइव की तरह अटेंड करना। अब मुझे एक बात, तो आपको इसके नाम से क्या पता चल रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इंडिया को क्या करना चाह रहे हैं? रेगुलेट करना चाह रहे हैं। समझो क्या करना चाह रहे हैं? रेगुलेट करना चाह रहे हैं। कैसे रेगुलेट करेंगे? कहीं ना कुछ तो पॉलिटिकल चेंज करेंगे ना, किसी की शक्ति को बढ़ा देंगे, कोई नए एरिया को एक्वायर कर लेंगे, कुछ नया लॉ बना देंगे, कुछ तो करेंगे रेगुलेट करने के लिए ठीक तरीके से। तो सबसे पहले 1773 में होता है। इसमें होता क्या सर? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब क्या होता है? एक नए पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, उस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले जो पद था ना, वो पद था गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके एक नया पोस्ट बनाया गया। क्या नाम था उसका?
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक नया पोस्ट बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके 4 मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका मतलब पता है क्या है? जैसे आज के टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर साहब है, तो उनके पास ना कुछ एग्जीक्यूटिव्स है, कुछ मिनिस्टर्स है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, कुछ खास मंत्री। वैसे ही यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास में 4 लोगों का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। कार्यपालिका मतलब कोई भी लॉ बनाया गया उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 4 लोगों का एक मेंबर होता था, एक कमेटी होती थी। किसके पास? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया वो कमेटी, क्योंकि उनका पद बढ़ाया गया है। और सबसे पहले कौन बनते हैं? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये हमेशा याद रखना, सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सर सबसे पहले गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, पता है इनके टाइम पीरियड में ना अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी। अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो बंगाल, इसको अच्छे से समझना, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 एरियाज थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना हब बनाया हुआ था। वो बंगाल से रेगुलेट कर रहे हैं, वो बॉम्बे से रेगुलेट कर रहे हैं, वो मद्रास से रेगुलेट कर रहे हैं। मतलब ये 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी। जैसे आप स्टेट देखते हो ना, वैसे उस टाइम में प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। और ये 3 कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होता था ब्रिटिशर्स का, जहां से वो इंडिया को रेगुलेट करते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया था ना कि तीनों जगह पे अलग अलग गवर्नर्स बनाए थे। एक बंगाल का गवर्नर है, एक बॉम्बे का है और एक मद्रास का है। लेकिन अल्टीमेटली बंगाल एक ऐसा जगह था जहां पर रिसोर्स बहुत ज्यादा है। अब देखो मेजर नदियां वहां से फ्लो करके जा रही है, मिट्टी उपजाऊ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है, क्राफ्टमैन ज्यादा है। ज्योग्राफिकली देख लो, वहां पे समुद्र के तट हैं, पोर्ट्स है, वहां से आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो। तो इन्होंने बंगाल को अपना सेंटर बना रखा था कि बंगाल से ही हम पूरे देश को ऑपरेट करेंगे। मतलब बाकी प्रेसिडेंसी से ज्यादा पावरफुल हमारा क्या होगा? बंगाल होगा। तो पहले बंगाल के भी गवर्नर थे, बॉम्बे और मद्रास तीनों गवर्नर एक समान थे। अब इन्होंने एक शिफ्ट कर दिया, चेंज, बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया? जो बंगाल के गवर्नर थे ना, इनको गवर्नर से प्रमोट करके इनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन से एक्ट से बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया तो कौन से इंसान थे जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में आते हैं? सर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। जो भी बता रहा हूं लॉजिकल बता रहा हूं, रीजन के साथ बता रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है, समझते रहना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं समझाऊंगा। राइट, वैसे दिक्कत होगी नहीं जहां तक मुझे लगता है। राइट, तो आपको देखो समझ में आएगा। गवर्नर जनरल थे, राइट, पहले गवर्नर थे तीनों, अब गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, यानी कि अब बंगाल हेड हो गया। और ये जो थे ना मद्रास और बॉम्बे, अब इसके सबऑर्डिनेट्स हो गए बंगाल के। मतलब जो ऑर्डर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पास करेंगे वो सबको फॉलो करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अपन आगे। तो देखो क्या लिखा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, मतलब क्या है? बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। क्यों बनाया गया? मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि बंगाल में रिसोर्स ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, पोर्ट्स है, हर तरह से बंगाल आपके लिए पावरफुल है, विन विन सिचुएशन है। तो ऑब्वियसली बात है सर, हमने उसको ज्यादा पावरफुल बना दिया, एज सिंपल एज पॉसिबल। एक क्वेश्चन आता है कि सर सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? तो सर सुप्रीम कोर्ट भी आपका रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया जाता है 1774 में, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कलकत्ता यूज्ड टू बी कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स। कलकत्ता जो था ये अंग्रेजों का कैपिटल होता था, तो आपका सुप्रीम कोर्ट हमेशा कलकत्ता में होगा, जैसे मतलब कैपिटल में होगा। जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखो, आपका देश का कैपिटल क्या है? सर दिल्ली। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है ना? तो उस टाइम में क्या था? कलकत्ता था, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनता है 1773 में, कहां पे? कलकत्ता में। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। आज के टाइम पे देखो 32-33 जजेस हैं अपने पास में, है ना? उस टाइम पीरियड में क्या थे? एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। 1774 में बनाया, क्या बनाया? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। किस एक्ट के अंदर बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बनाया गया। तो 3 मेजर चेंजेस। अब देखो यहाँ पे आप अपनी लक्ष्मीकांत देखोगे ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, यहाँ पे हमने कट कट पॉइंट्स रखे हुए हैं। 3 मेजर चेंजेस क्या है? सर सबसे पहला चेंज, गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दूसरा चेंज, सर हमने सब ऑर्डिनेट कर दिया बंगाल और सॉरी मद्रास और बॉम्बे को। तीसरा, सर हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया। बस एज सिंपल एज पॉसिबल, और कुछ नहीं। अच्छा आगे देखो, बैन ऑन प्राइवेट ट्रेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे ना, वो खुद प्राइवेट ट्रेड करते थे। पहले इस चीज को समझो, ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। सपोज करो इस कंपनी में 100 इंप्लॉइज हैं। कितने हैं? 100 इंप्लॉइज हैं। अब हमने बोला क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 100 इंप्लॉइज है ना, इनको हम अथॉरिटी दे रहे हैं कि सर आप जाइए और जाकर के ट्रेड करिए, व्यापार करिए ब्रिटेन के लिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 100 लोग हैं एक साथ व्यापार कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में,
इनके लिए टैक्स बैन है, मतलब टैक्स माफ है कि आप टैक्स नहीं दोगे, आपको रॉयल फरमान मिला हुआ, अपने हिसाब से टैक्स ट्रेड करिए जितना ट्रेड करना है। अब ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, ये जो 100 लोग है ये अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिया, मतलब हर आदमी अपना भी छुप छुप के एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया इंडिया में, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो बिजनेस कर रहा है, अब छुप करके इलीगल अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं इतना मुनाफा लेके जाऊंगा, आखिरकार में इंडिया में रहने का कुछ तो फायदा हो, इंडिया में मैं हूं जहां पे मुझे कुछ तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, तो उन्होंने अपना छुप छुपा के क्या कर दिया, एक ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अब इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू लॉस होने लग गया, क्योंकि इन सभी को एक कंपनी के लिए काम करना था, अब एक कंपनी से ज्यादा अपने लिए काम करने लग गए, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को नुकसान होने लग गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई साहब जितने भी प्राइवेट ट्रेड है सब लोग बंद करो, कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। और क्या बोला, गवर्नमेंट कंट्रोल स्ट्रेंथन, मतलब जो सरकार की कंट्रोल थी, मतलब जो इंग्लैंड का कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उसको मजबूत कर दिया गया। कैसे किया गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स टू इंडिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब क्या है, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बॉडी बना दी गई, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह बोला गया कि सर आप रिपोर्ट करिए, किसको रिपोर्ट करिए, आप जाकर के रिपोर्ट करिए इंग्लैंड की सरकार को कि आप इंडिया में मिलिट्री में, सिविल में, ट्रेड में किस तरीके से कानून बना रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, एवरीथिंग यू नीड टू रिपोर्ट टू इंग्लैंड। मतलब अब यहाँ पे इंडिया में कुछ भी होगा तो आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका पार्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक ऐसा बॉडी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से रेगुलेट कर रहा है, तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा इंग्लैंड को कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रिपोर्ट कर रहे हो, कैसे चला रहे हो, किस तरीके से इंडिया को रेगुलेट कर रहे हो, सारा सारा रिपोर्टिंग आपको इंग्लैंड में करना पड़ेगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है जी, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वाज अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो एक 1781 में ना एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया, पता है क्या अमेंडमेंट किया गया, जुरिस्डिक्शन एग्जम्पशन। ये बोला गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। मतलब गवर्नर जनरल जो है बंगाल के, वो जो करे, उनके साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो उनको सहायता कर रहे हैं, वो भी जो करे, इन लोगों के पास में कोई रोक टोक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो चुके हैं। मतलब ये दादागिरी करे, कुछ भी करे, चूंकि बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, दे आर गिवन एग्जम्पशन सीधा, मतलब अनलॉफुली इनको बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू मैटर्स एक्सक्लूडेड। मतलब क्या है, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स एंड देयर कलेक्शन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रेवेन्यू का मैटर हटा दिया गया, क्योंकि रेवेन्यू का मैटर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू के टर्म्स में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। यानी कि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से हमारे देश को लूटना चाहे, भले किसानों को जबरदस्ती लूट करके उनसे पैसा ले लिए, बोल के कि हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैटर किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि पूरी तरीके से जितना हो सके ब्रिटिशर्स मतलब इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना है। आगे देखो क्या बोला गया है, डिफाइंड कोर्ट जुरिस्डिक्शन, राइट, कोर्ट का जो है वो जुरिस्डिक्शन को डिफाइन कर दिया गया। पर्सनल लॉ जो है उसको फॉलो किया जाएगा, मतलब हिंदुओं को हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दो, उनको अलग अलग लॉ से मत दो, अदरवाइज कहीं वो लोग रिलीजियस फाइट ना करने लग जाए। ऐसे कुछ माइनर से चेंजेस में देखने को मिलते हैं। अपील का प्रोसेस भी दिखाया गया और रेगुलेटिंग का भी प्रोसेस दिखाया गया, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये समझना है कि 1781 में आके आपका जो सुप्रीम कोर्ट था ना, उसके पावर को कम कर दिया गया, दैट इज ऑल दे हैव डन। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आकर के एक जो दूसरा मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है, वो है सर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्ट है। एक 1784 में एक्ट बनाया गया, इसमें पता है क्या कर दिया गया, इसमें कर दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसके पावर को डिवाइड करिए। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके पास में दो अलग अलग पावर्स है। कौन कौन से पावर्स है, एक है इनका कमर्शियल पावर, क्या है, एक कमर्शियल पावर है, और एक है इनका पॉलिटिकल पावर, क्या है, एक पॉलिटिकल पावर है। अब ये कमर्शियल और पॉलिटिकल में क्या डिफरेंस है, सर कमर्शियल पावर का मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पैसे के टर्म्स में अगर किसी चीज को मैनेज कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, राजा महाराजाओं से अलायंस बना रही है, दुश्मनी कर रही है, लड़ाई कर रही है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर है। तो अब कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए दो अलग अलग बॉडी बना दी गई, ताकि कॉमर्स और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ ना चले, अलग अलग चले, ब्रिटिशर्स को पूरा फायदा हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करो। कैसे बनाया गया, तो देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया, मतलब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा, सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैनेज करेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स। और कमर्शियल अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा, इसको करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बस यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है पिट्स इंडिया एक्ट, इतना ही ध्यान में रखो।
पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दो अलग अलग पावर्स में डिवाइड किया गया, एक कमर्शियल एक पॉलिटिकल। कमर्शियल जो भी है, पैसे से रिलेटेड जो भी इशू है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और सर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड इशू है उसको कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ऐसे दो अलग अलग इश्यूज में इसको डिवाइड कर दिया गया। किसको डिवाइड किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को किया गया। समझ में आ गया? ये क्यों किया गया? ताकि हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, एक एक पैसा का हिसाब लगा सके, कहां कहां पे पॉलिटिकली हम क्या डिसीजन ले रहे हैं उस पर हम पैनी नजर रख सके। मतलब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सके। इंग्लैंड इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जितना मुनाफा इंडिया से इंग्लैंड में भेज रही है, इतना मुनाफा इंग्लैंड में किसी और देश से कोई और कंपनी नहीं भेज पा रही है। तो इंग्लैंड का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छा चीज फंस चुका है उसके हाथ में, हम जिस तरीके से रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, हमें उतना ही फायदा होगा। सो दिस इज व्हाई ऑल दिस प्रोसेस इज हैपनिंग। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? अलग अलग लेवल में पावर डिवाइड किया गया, बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। फिर एक छोटा सा एक्ट आता है 76 का। इस एक्ट ने भी कहीं ना कहीं आपके गवर्नर जनरल के पास ना, बस इस एक्ट को ना छोटा सा इस एक्ट ने पता है क्या बोला है? इस एक्ट ने ये कहा है कि जो आपका गवर्नर जनरल है इसके पास में ओवर राइडिंग पावर है। क्या है? ओवर राइडिंग पावर। किसका? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर पता नहीं आपने क्या बोल दिया। देखो, आपको तो पता है जो गवर्नर जनरल होता था उसको हेल्प करने के लिए 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे। बताया ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते थे ना, वो कहीं ना कहीं एक साथ वोट करते थे कि सर हमें लगता है ना कि आपको ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ना उनकी मेजोरिटी के हिसाब से काम करता था। अब इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पास में अनलिमिटेड पावर आ गया। मतलब गवर्नर जनरल को अगर 4 लोग बोल रहे हैं कि सर ये मत करो, और गवर्नर जनरल को लग रहा है नहीं मैं करूंगा, तो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर जनरल हैज बीन गिवन दी ओवरराइडिंग पावर। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हो तो यू कैन टेक ए पॉज एंड कैन रीड फॉर अ सेकंड, अदरवाइज इट इज डन। कुछ भी नहीं है इसमें, बस वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू गो अहेड। तो ये छोटा सा एक एक्ट आया था 1786। ठीक है, वही चीज है, ओवरराइडिंग पावर को और बढ़ा दिया गया 1793 में। कुछ भी नहीं है, इन एक्ट्स को आप स्किप कर सकते हो। आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन कौन से हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट, सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट, और यहां से आपका 1813 के आगे के जितने भी चार्टर एक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है। 1773 84 के अलावा जो हमने 1786 91 जो भी देखा ना, वो बस थोड़ा थोड़ा देखना है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख करके फिर हमें आगे चलना है। ठीक है, यही है इस सीरीज की ब्यूटिफिकेशन। इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको बताते रहूंगा कौन सा एरिया आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बर्डन में नहीं जाना है। अच्छा, एक चीज आप देखो, यू विल रियलाइज वन थिंग कि 1813 में सबसे मेजर चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो आपको मैं कहानी बताता हूँ, पहले सुनो। जो इंग्लैंड है ना, ब्रिटेन, वहां पे हो क्या रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सस्ता कॉटन लेकर के जा रही थी इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में इतना सस्ता कॉटन लेकर के जा रही थी ना, कि यहाँ पे इंग्लैंड के जो लोकल ट्रेडर्स थे इनको नुकसान हो रहा था। अब एक एग्जांपल ले लो, हो सकता है इंग्लैंड में 1 किलो कॉटन 100 रुपए का हो। मैं एक लोकल एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रुपए का, जो कि वहां रुपए नहीं चलता, पाउंड चलता है, बट लेट अस टेक एन एग्जांपल। 1 किलो कॉटन वहां पे 100 रुपए का बिकता हो। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? इंग्लैंड में 1 किलो कॉटन को 10 रुपए में बेच रही है। और जो वो कॉटन लेकर के आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के कॉटन से बहुत अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में। अब प्रॉब्लम क्या होगा? जो यहाँ के ट्रेडर्स होंगे ना, वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनाएंगे। वो बोलेंगे कि आपने सारा पावर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि उन्हीं के पास एकमात्र अधिकार है, उन्हीं के पास चार्टर है, पावर है कि वो सिर्फ इंडिया में या इंडिया ईस्टर्न कंट्रीज में आकर के ट्रेड कर सकते हैं। ये पावर आपने हमें तो दिया नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? बहुत सस्ता सामान लेकर के आ रही है। अब आप हमें बताइए, हम ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे फाइट करें? ईस्ट इंडिया कंपनी तो पता नहीं किस देश को लूट के ला रही है इतना सस्ता सामान, इतने प्रीमियम क्वालिटी का, तो हमारा तो बंद हो जाएगा बिजनेस। तो ये प्रेशर क्रिएट करने लग गए। क्यों से? यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे इंग्लैंड की सरकार के ऊपर में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अपने सोल राइट दिया है ट्रेड का, वो राइट खत्म करिए, हमें भी अधिकार दीजिए कि हम भी इसके तरफ में जाएं, सस्ता ट्रेड करें। तो जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, इतनी स्टोरी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तक पहुंचने के लिए, ये स्टोरी एक्चुअली में आपको बुक्स में दिखेगी नहीं, क्योंकि ये पूरी स्टोरी है जो आपके एक 12th क्लास की पतली सी बुक है, राइट, विपिन चंद्रा, उसके अंदर में ये स्टोरी लिखी हुई है, और स्पेक्ट्रम में सीधा यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गया है। तो आपको विपिन चंद्रा को स्पेक्ट्रम के साथ मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पे पहुंचोगे। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वाई मैंने आपको कहा था कि पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर जो है थोड़ा हिस्ट्री से मिलता हुआ चलता है, बट ट्रस्ट में मैं आपको ऐसा कहानी की तरह समझाऊंगा ना कि सारा स्टोरी याद हो जाएगा। ठीक है, 1813 का सबसे पहला जो एक्ट आता है, क्या बोलता है? एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। मतलब कहता है
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्रेड मोनोपोली जमा के रखा हुआ भारत में कि मैं ही व्यापार करूंगा, मेरे को जो व्यापार करना है कर सकता हूं, वो ट्रेड मोनोपोली को हमको खत्म करना पड़ेगा। क्यों खत्म करना पड़ेगा सर? इसलिए ट्रेड मोनोपोली खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ की जो लोकल व्यापारी है इनको तो नुकसान हो रहा है, ये तो व्यापारी छोड़ देंगे, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, इनको भी मौका मिले। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों इंडिया में लूटे? हमारे जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं इनको भी मौका दो ना कि ये भी जाके इंडिया को लूटे, इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो चलो हम एक काम करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड राइट है उसको खत्म करते हैं। क्या बोला गया? कंपनी का जो मोनोपोली है, जो एकमात्र एकाधिकार है ट्रेड को लेकर के, भारत के ट्रेड को लेकर के, उसको क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। पॉइंट 1। टू क्या बोला है? मोनोपोली को दो चीज में बचा के रखा गया है, राइट। क्या अगर आप चाय पत्ती का ट्रेड कर रहे हो, राइट, टी का ट्रेड कर रहे हो, या फिर चाइना के साथ व्यापार कर रहे हो, तो इन दो जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है। इसके अलावा इंडिया में कोई भी व्यापार है, कोई भी यूरोपियन आके, कोई भी इंग्लैंड का इंसान आकर के यहाँ पे व्यापार कर सकता है। बस दो चीज में वो व्यापार नहीं करेगा, एक तो चाइना के साथ और एक तो चाय पत्ती के साथ। चाइना चाय पत्ती दोनों चौ ही है, राइट, और भी कुछ चौ से निकलता है बट मैं बोलना नहीं चाहता, बट हाँ, चाइना और चाय पत्ती के साथ आप व्यापार कर सकते हो, बट इसके अलावा आप किसी और चीज में व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि सिर्फ आपके पास इन्हीं दोनों का मोनोपोली है। मोनोपोली क्यों दिया गया? क्योंकि चाइना से ना ओपीएम आता था, राइट, ओपीएम का बहुत तगड़ा बिजनेस होता था, और चाय पत्ती का ट्रेड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी कुछ काम किया था, तो इस पे भी मोनोपोली रखा गया है। ये कहा गया है कि इसकी मोनोपोली हम 20 साल बाद हटा देंगे, आपके पास 20 साल तक का समय, चाइना और चाय पत्ती का 20 साल बाद ये भी आपका खत्म हो जाएगा। मतलब कोई भी इंग्लैंड से आता है तो वो किसी भी चीज में व्यापार कर सकता है, अभी भी कर सकता है, सिर्फ ये दो चीज को छोड़ करके। दिस इज पॉइंट 1। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी असर्शन। मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं अब ये कहना शुरू कर दिया था, जो महारानी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने एरिया को भारत में एक्वायर किया ना, वो एरिया कहीं ना कहीं अब हमारा एरिया, टेरिटोरियल अपना हक जताना शुरू कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या? वो तो महारानी का शासन है, हमारा शासन चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अपना प्रेजेंस इंडियन ग्राउंड में दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। इसको करने का तरीका क्या था? क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दिया गया कि आप भारत जाइए, भारतीयों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करिए। ठीक है, दबा के उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करिए, और फिर आगे का कहानी देखते हैं कैसे करना है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आना स्टार्ट हो गया। इसके बाद भारतीय को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ साथ सर आपको इनको इंग्लैंड की एजुकेशन देनी पड़ेगी, वेस्टर्न एजुकेशन देना पड़ेगा, उसको वेस्टर्नाइज बनाइए ना। इंडिया शुड बी न्यू इंग्लैंड। इंडिया को इंग्लैंड कैसे बनाओगे? तो सर इंडिया को इंग्लैंड बनाने के लिए पहले उनको क्रिश्चियनिटी बताओ, फिर हमारा नॉलेज दो, इंग्लिश पढ़ाओ, तब जाकर के एक इंडियन इंग्लैंड बनेगा ना। तो क्या किया गया? वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना शुरू कर दिया गया। और इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल फैक्ट दे रहा हूं कि 1 लाख रुपए पर ईयर, राइट, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना शुरू कर दी इंडिया में। 1 लाख रुपए पर ईयर। 1 लाख रुपए क्यों पर ईयर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने? क्योंकि गवर्नमेंट को क्लियर कट रूप से दिख रहा था कि इंडिया में जाकर के हमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। इसके बाद से टैक्सेशन पावर टू लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज है ना उनको इंपावर कर दिया गया कि आप टैक्स वैक्स ले सकते हो। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यहां तक ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको 1813 का एक बैकग्राउंड बता दिया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर में एक प्रेशर बना रहे थे वहां के व्यापारी, और किस तरीके से ट्रेड मोनोपोली वाला सीन होता हुआ नजर आता है। 1833 का एक्ट और कमाल है। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो एक्ट्स आ रहे हैं ना 20-20 साल के गैप पे आ रहे हैं, इसलिए आपको याद करना इजी होगा। 1813, 1833, 1853, सब में 20-20 साल का गैप है। तो अगर एक भी ध्यान में है तो आप तीनों को याद कर लोगे, इसलिए यहाँ पे ईयर को लेके कंफ्यूज नहीं होना। आपको वहां पे ईयर में 2 ही ईयर याद रखना है। कौन कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1786। बस दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। चार्टर एक्ट 1833 जो है ये कहीं ना कहीं अब क्या कर रहा है, जो आपका इंग्लैंड, आपका जो ब्रिटेन है, राइट, उसने इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और इंडिया में उनके 3 इंपॉर्टेंट से सेंटर्स है जो आपको बता चुका हूं। कौन कौन सेंटर्स है सर? एक तो बंगाल है सर, एक तो मद्रास है, और सर एक तो बॉम्बे है ना। ये 3 सेंटर्स है। इन तीनों में आपके जो रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट था 1773 का, उसने बंगाल को शक्तिशाली बना दिया था। अब हम बंगाल को और शक्तिशाली बना रहे हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे पहले बंगाल में जो गवर्नर साहब थे उनको गवर्नर जनरल बनाया था। अब इस गवर्नर जनरल को हम और प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोट करके क्या बनाने वाले हैं? हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देते हैं। मतलब जो गवर्नर जनरल थे हमारे बंगाल के, वो प्रमोट होके क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कैसे प्रमोशन हुआ?
तो अब देखो चार्टर एक्ट 2023 ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, मतलब मद्रास बॉम्बे इनके नीचे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, सर्वो सर्वा, देश के सबसे बड़े अधिकारी, अंग्रेजी शासक के सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि बंगाल प्राइम सेंटर है, बंगाल में कलकत्ता है, वहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है, वहां से पूरे देश को रेगुलेट कर रहे हैं, बहुत रिसोर्सेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, क्राफ्टमैन, कॉटन प्रोडक्शन सब कुछ बंगाल से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इनको और ऊपर कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि कौन थे सबसे पहले महापुरुष, इनका नाम याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याद आ रहा है? लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। तो ये नाम याद रखेंगे, वहां पे लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग है, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक है, बस बहुत सिंपल है। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर, मतलब क्या है यहाँ पे, द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, उनके लेजिस्लेटिव पावर को कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल हैड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब समझो इस चीज को, मतलब आपका जो बॉम्बे था, जो मद्रास था, इनके जो गवर्नर थे ना, इनके पास कानून बनाने का, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर, कि हम कानून बना सकते हैं, किसी को कोई ऐसी गलती करेगा तो ये सजा, कोई ये करेगा तो इस प्रकार की सजा, ये कानून बनाने का शक्ति पहले यहाँ पे जो मद्रास और बॉम्बे है ना, इनके गवर्नर जनरल के पास में था। अब ये पावर इनसे छीन लिया गया और ये बोला गया कि पूरे देश में अगर कानून कोई बनाएगा तो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे, बाकी किसी के पास पावर नहीं है क्या, किसी भी तरीके का कानून बनाने का। देयर इज नो पावर फॉर एनीवन टू मेक सच लॉस। ये क्लियर कट रूप से आपको दिख रहा है, पावर को मतलब लेकर के किसको दे दिया गया, द पावर हैज बीन गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एज सिंपल एज पॉसिबल। लिसन दिस केयरफुली, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत स्मूथली है। स्टोरी को कनेक्ट करो, आप सोचो खुद कि उस टाइम पे आप होते तो क्या हो रहा होता, एग्जैक्टली जो आप सोचोगे वही हो रहा है और कुछ नहीं अलग हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ट्रेड को लेके मैंने आपको कहा था, याद आ रहा है कि 20 साल के लिए ट्रेड दिया गया है, उसके बाद से उसका ट्रेड का पावर को हटा दिया जाएगा, एग्जैक्टली वही हो जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसका कमर्शियल रोल खत्म हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल रोल था उसमें क्या बोला गया था कि आपको टी का ट्रेड और चाइना का ट्रेड, इसके लिए हम आपको 20 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। वी आर गिविंग एक्सटेंशन ऑफ 20 ईयर्स फॉर टी एंड चाइना ट्रेड, चाय और चाय पत्ती के ट्रेड के लिए 20 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। कब? 1813 में। अब जैसे 1833 आता है, ये 20 साल पूरे हो गए, तो आपका पूरे तरीके से जो ट्रेड मोनोपोली था, जो एक अधिकार था कि आप पूरा ट्रेड कर सकते किसी भी एक फील्ड में, खत्म कर दिया गया, यानी कि अब आपके पास में कोई भी कमर्शियल पावर नहीं है। नाउ द मार्केट वाज थ्रोन ओपन टू ब्रिटिश मर्चेंट्स, जो यूरोपियन मर्चेंट थे उसके लिए बाजार को खाली कर दिया गया, खोल दिया गया कि आप इंग्लैंड में हैं, आपको इंडिया में ट्रेड करना, आइए व्यापार करिए, जाइए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज एट ऑल, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम अटेम्प्टेड। अब ये याद रखना, यहां से बच्चे फंसते हैं। 1833 का जो एक्ट था ना, इसने सबसे पहली बार कोशिश की कि हमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। अब देखो इसके पहले क्या हो रहा है, 1833 के पहले आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जहां तक रूल है, उन एरियाज में ना जो सिविल सर्वेंट है, फॉर एग्जांपल जो डीएम है, जो एसपी है, मतलब कोई भी बड़े पद पे अगर कोई सिविल सर्वेंट है, तो पता है कौन सा सिविल सर्वेंट है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सोचे। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी बड़े पद पे हूँ, मेरी जान पहचान अच्छी है, तो मैं बोलूंगा कि सर ये मेरा भतीजा है, राइट, इसको कहीं पे आप बड़े पद पे भेज दो, किसी गाँव में, किसी जिले में, राइट, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा काम करेगा, मेरा कनेक्शन अच्छा है, मैंने अपने भतीजे को भेज दिया वहां पे, ठीक है। अब वो उसको एबीसीडी ना आता, उसको कुछ भी ना आता, निकम्मा हो, लेकिन वो एक बहुत बड़े पद पे बैठ गया। तो कहीं ना कहीं इससे ना जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी लॉस हो रहा है, क्योंकि उनके पास में अगर समझदार मैन फोर्स नहीं है तो पैसा कैसे निकालेंगे वो लोग, तो उनके लिए भी घाटा है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, एक हम रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करके देखते हैं सिविल सर्विसेज का, और जो उस एग्जाम को क्लियर करेगा ना उसको उस पोस्ट पे बैठाएंगे। तो इसका सबसे पहला प्रयास, कोशिश किया गया 1833 में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नॉट इंप्लीमेंटेड। दिख रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि अल्टीमेटली उस टाइम पीरियड में उतने रिसोर्सेस थे नहीं। लेकिन अभी आपको आगे बताऊंगा, 20 साल बाद 1833 में 20 जोड़ोगे तो क्या होगा, 1853 में इसको सक्सेसफुल कर दिया गया, यानी कि 1853 में सबसे पहले ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूं कि टॉपिक आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि मैं हर एक्ट में ना आगे वाले एक्ट का एक लिंक छोड़ रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा इस चीज को कि 1813 में चूंकि इतना क्राइसिस हुआ तो चलो इनका ट्रेड मोनोपोली खत्म कर देते हैं, 20 साल एक्सटेंड कर दिया गया। तो 1833 में आपको दिख रहा है क्या एक्सटेंड हुआ है। 1833 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए हो नहीं पाया। तो यहाँ पे एक लिंक छोड़ दिया कि 20 साल बाद वो भी हो जाएगा। 1853 में क्या होने वाला है, समझे? तो ये जो लिंकेजेस है ना, अगर आप इसको समझ के चलोगे
याद हो जाएगा चैप्टर। और ये चैप्टर मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत टफ होता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर अप करेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं करना है। द फोकस ऑफ द सेशन इसकी जो कंटेंट है वो मतलब इस तरीके से जाए कि समझ में आना चाहिए। वी आर नॉट इन अ कंडीशन कि हमें जल्दी जल्दी कवर अप करना है, रेदर देन दैट क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। अब 1853 का जो एक्ट है, इस एक्ट में ना कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या मेजर चेंजेस हुए हैं सर? सबसे पहला, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आपको पता है सर एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? सर लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब होता है लॉ मेकिंग, कानून बनाने का पावर, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है उस कानून को इंप्लीमेंट करना। मतलब आपने बना कुछ भी दिया, लेकिन उसका अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो उस कानून का कोई सेंस है नहीं है सेंस। तो यहां पे क्या हुआ है सर, आपका जो लेजिस्लेटिव है और आपका जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों के बीच में पावर को सेपरेट कर दिया गया है। मतलब लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने का काम अलग लोग करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने का काम अलग करेंगे। इंडिया में आज वैसा ही है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर सेपरेटेड। तो उसकी शुरुआत आपको 1853 से देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन आ जाए, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किस एक्ट से किया गया, क्या बोलोगे? 1853 के एक्ट से किया गया। क्यों किया गया दिख रहा है आपको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो क्या दिया हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज स्प्लिट। मतलब जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब उनका जो काउंसिल था, याद करो पहले उनके पास में एक ही काउंसिल होता था, क्या नाम था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैंने आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल पढ़ाया, कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हमने नहीं पढ़ा था। तो अब उनका जो काउंसिल था ना, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, ठीक है। क्या क्या हो गया? तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। एक कानून बनाएगा और एक उस कानून को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर को अपॉइंट किया गया, राइट, इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर का डिवीजन दिखता हुआ नजर आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में अलग अलग पावर्स हो, राइट। नेक्स्ट है आपके पास में ओपन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1833 में कोशिश किया गया वो उस वक्त सफल नहीं हो पाया, तो 1853 में उसको कर दिया गया। और 1854 में सबसे पहली बार एक मैकॉले कमेटी बैठाई गई, जिसका काम क्या था, जिसने इस पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमने कर दिया सिविल सर्विसेज के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू द कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज, को क्या बोलते हैं? कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज। नाउ इंडियंस बिकेम एलिजिबल टू compete, इंडियंस को एलिजिबिलिटी मिल गई कि आप भी इस एग्जाम में बैठ सकते हो। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि लॉर्ड लिटन आते हैं और कहीं ना कहीं एज को रिड्यूस कर देते हैं, राइट, 21 साल तक हटा के 18 साल कर देते हैं। अब 18 साल की एज में कोई आईएएस का एग्जाम कैसे निकाले? तो जबरदस्ती कि हम इंडियंस को कट डाउन कर सके, इसलिए बहुत कुछ किया गया। लेकिन हाँ, आपको बस ये याद रखना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की शुरुआत आपको इस प्रिसाइजली 1853 के एक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? नो फिक्स टर्म फॉर कंपनी रूल। मतलब क्या है? द कंपनी रूल वाज एक्सटेंडेड बट नो स्पेसिफिक टाइम वाज मेंशन्ड, राइट, सिग्नल दैट पार्लियामेंट कुड टर्मिनेट कंपनी रूल एनी टाइम। मतलब एक तो क्लियर कट रूप से दिखाई दे रहा है, पार्लियामेंट मतलब मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड का, राइट। अब इंग्लैंड को ये चीज समझ में आ गया है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो छोटा सा कंपनी जो आ गया था वहां पे कि हम रूल करेंगे, अब उसने इंडिया को इस तरीके से अपने कब्जे में कर लिया पॉलिटिकली कि अब हमें लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल नहीं कर पाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ और अपने अधिकारियों को भेजो और सीधा महारानी का शासन इंडिया में कर दो। ये समझ में आना शुरू हो गया था। हम लोगों को लग रहा था कि कभी भी क्राउन रूल इंडिया में स्टार्ट हो सकता है, कभी भी महारानी का शासन इंडिया में शुरू हो सकता है, लेकिन कब होगा ये टाइम पता नहीं था। और वो टाइम पता है कब आता है? जब इंडियंस 1857 में रिवोल्ट करते हैं और इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स क्रश कर देते हैं। तब अंग्रेजी सरकार को, स्पेशली ब्रिटिश का जो इंग्लैंड का जो कैबिनेट था, उसको ये चीज समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया को मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं बड़े स्केल पे हो रहे हैं। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को टर्मिनेट करिए और सीधा स्टार्ट करिए क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब क्या है? महारानी का शासन। यानी कि आपको पता चलेगा 1858 से क्राउन रूल की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। एक आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, कहने का मतलब क्या है? जो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे ना, राइट, उनमें से 4 जो थे वो लोकली नॉमिनेट किए गए थे। मतलब समझो इस चीज को कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, राइट, और आगरा, ये 4 ऐसे जगह है जहां से हमने नॉमिनेट किया है लोगों को। नॉमिनेट मतलब अपने हिसाब से लोगों को चुन करके बैठा दिया है, किसमें? लेजिस्लेटिव मेंबरशिप में। मतलब मेरे पास अगर 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं जो कानून बनाएंगे, तो इन 6 में से हमने क्या किया है, जो 4 है ना, उन 4 को अपने हिसाब से अपने 4 बंदों को बैठा दिया कि अब कुछ भी कानून हो, ये 4 बंदे तो हमको सपोर्ट करेंगे, भले बाकी 2 करे या ना करे, मेजोरिटी से करना है। तो 4 लोग को अपने हिसाब से नॉमिनेट कर दिया गया, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। और ये जिनको नॉमिनेट किया गया ना, ये काफी बड़े खानदान के लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे।
इसके बाद से आता है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लेकिन आज की क्लास को चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि हमारा जो ये टॉपिक है ना, ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे पहला पार्ट आपको देखने को मिलता है 1773 से लेकर के 1857 तक, और दूसरा पार्ट है 1857 से लेकर के 1947 तक। तो उसी तरीके से इस सेशन को हम दो अलग अलग स्लॉट में कवर अप करेंगे। ये वाला स्लॉट हमारा हो गया है। अब हमें ये जो स्लॉट है 90 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, इसमें आपको कुछ मेजर एक्ट्स दिखाई देंगे जो आपके एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम अगले सेशन में करेंगे। ये सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, बट इस सेशन में हमने यहाँ पे जो मेजर एक्ट्स को कवर अप किया। मैं फटाफट रिकैप कराता हूँ आपको यहाँ से कौन कौन से एक्ट्स को ध्यान रखना है। आपको बस याद रखना है सर 1773 के एक्ट को नंबर 1, फिर आपको याद रखना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को, फिर आपको याद रखना है सर 1813 के एक्ट को, आपको याद रखना है 1833 के एक्ट को, और एक आपको याद रखना है 1853 के एक्ट को। बस आपको ये 5 एक्ट्स याद रखना है, दैट इज ऑल। ये 5 एक्ट्स आप कर लो, दिस इज मोर देन इनफ। इतना ही हमने आज की क्लास में किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 एक्ट से पूछे गए किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, आप उसको बहुत ही सफलतापूर्वक आंसर कर पाएंगे। चाहे वो सीडीएस हो, ओटीए हो, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट हो, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, यू गाइस विल बी इन अ वेरी 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 कंफर्टेबल पोजीशन टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। बाकी अगले स्लॉट में, अगले क्लास में पूरे हम चैप्टर को खत्म करेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर टेक ऑन द इनिशिएटिव, राइट? शैल वी कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव? और also एक बार मुझे बता दो कि कितनी फ्रीक्वेंसी वीडियो की होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड। So with this we are ending of the session. Thank you so much everyone. Take care of your good health. See you in tomorrow's session. Thank you so much.